नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज बकरीद है और हम आप सबको ईद उल जुहा की मुबारकबाद देते हैं। आज का दिन त्याग, बलिदान और कुर्बानी का दिन है। इस त्योहार में त्याग का संकल्प भी शामिल होता है और आज का दिन भाईचारे और अमन की बात के लिए सबसे अच्छा था। लेकिन दुर्भाग्य से आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। गंगा जमुनी तहजीब वाली भाषा आतंकवादियों और अलगाववादियों को बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसे लोग भाईचारा, एकता, देशभक्ति और जय हिंद जैसे शब्द सुनकर तुरंत भड़क जाते हैं। आज पूरी दुनिया में बकरीद की खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन कश्मीर में मातम है और उसकी वजह है पाकिस्तान और उसकी आतंकवादी सोच। आज पत्थरबाजों ने पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे लहराकर पत्थरबाजी की और ईद के पवित्र त्योहार पर नफरत का एजेंडा चलाया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के देशभक्त मुसलमान आतंकवादियों के निशाने पर थे। आज वहां मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चिंता की बात यह है कि जब भी कोई कश्मीरी नेता देश की एकता की बात करता है तो अलगाववादी और कट्टरपंथी लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं और नफरत फैलाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ वहां पर उनका विरोध करने पहुंच गई, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को दिल्ली में भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए थे और यही उन्हें महंगा पड़ा। जरा सोचिए कि ये कट्टरपंथी लोग भारत की जमीन पर रहकर भारत से ही कितनी नफरत करते हैं। आज आपको इस नफरत का बहिष्कार करना होगा। और इसके बाद हम एक बहुत बड़ा खुलासा आज करेंगे। ये कोई राजनीतिक खबर नहीं है, ये खुलासा आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप दिल्ली और आसपास के शहरों में रहते हैं और यमुना नदी के किनारे पर उगाई जाने वाली सब्जियां खा रहे हैं तो आप सीधे सीधे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को गले लगा रहे हैं। हमने यमुना के किनारे उगने वाली सब्जियों के सैंपल इकट्ठा किए और फिर उनका लैब टेस्ट करवाया और इस लैब टेस्ट की रिपोर्ट देखकर आज आपके होश उड़ जाएंगे। इन सब्जियों में हैवी मेटल्स की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अच्छा खासा आदमी कैंसर का मरीज बन सकता है। और आज जब ये सारी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे तो इसके बाद जीवन में आप दोबारा शायद हरी सब्जियां खाने की हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बकरीद के मौके पर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में हिंसा हुई। इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। कुलगाम में आतंकियों ने कांस्टेबल फयाज अहमद शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त फयाज ईद की नमाज के बाद घर लौट रहे थे। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने फयाज की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दूसरी तरफ पुलवामा में आतंकियों ने मोहम्मद याकूब शाह नाम के पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों पुलिसकर्मियों की हत्या से पहले आतंकियों ने पुलवामा में बीजेपी कार्यकर्ता शबीर अहमद भट्ट की हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए अस्तित्व को देखते हुए वैली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेट बनाया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ईद के मौके पर श्रीनगर और अनंतनाग में पत्थरबाजी भी हुई। अनंतनाग में नमाज के बाद पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई। दूसरी तरफ श्रीनगर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से कुछ लोगों ने बदसलूकी की। फारूक बकरीद के मौके पर नमाज पढ़ने के लिए दरगाह गए थे, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोग फारूक अब्दुल्ला वापस जाओ के नारे लगाने लगे। कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। विरोध के बावजूद फारूक ने अपनी नमाज पूरी की। फारूक का विरोध करने वाले इस बात से नाराज थे कि उन्होंने भारत माता की जय के नारे क्यों लगाए। 2 दिन पहले दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित सभा में फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। भारत माता की जय हिंद। सियासी आदमी को ये चीजें होंगी। ऐसे लोग हैं सरफिरे जो ये करने की कोशिश करेंगे, मगर उन्हें गलत वक्त इस्तेमाल किया है इस चीज को करने का। बीजेपी देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाल रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज सभी प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। कल लखनऊ में कलश यात्रा निकाली जाएगी। हम लोग दोपहर से एयरपोर्ट से शुरू करके लखनऊ के मुख्य मार्गों से भाजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने से गुजरते हुए झूलेलाल पार्क जाएगा और वहां पर यह यात्रा एक श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित होकर के और वहां गोमती नदी में विसर्जित होगी। अस्थि कलश यात्रा को कांग्रेस ने राजनीति करार दिया है। उनके अस्थि कलशों के बहाने भाजपा ये सोच रही है कि ये जो उनके शासन का कुशासन का सिर अजीज आई हुई जनता है, अटल के नाम पर शायद कुछ उनको लाभ मिल जाए। कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है, लोग जानते हैं। केरल में विपक्षी दलों ने बाढ़ को मानव जनित आपदा बताया है, यानी इसके लिए वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा है कि सरकार के आदेश पर 40 से ज्यादा बांधों के गेट एक साथ खोल दिए गए, जिसकी वजह से राज्य का ये हाल हुआ है। जबकि बीजेपी का कहना है कि केरल की पिनराई सरकार ने ठोस नीति नहीं बनाई, इसलिए ऐसी आपदा आई। बांधों की देखरेख करने वाले केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि बोर्ड की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई है और पर्याप्त चेतावनी के बाद ही बांधों के गेट खोले गए थे। मुंबई के परेल में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। 17 मंजिला क्रिस्टल टावर की 12वीं मंजिल पर सुबह 8:30 बजे के करीब आग लगी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग में फंसे 30 से 35 लोगों को बचाया। आग के दौरान 10 साल की एक बच्ची ने स्कूल में सीखे हुए तरीके का इस्तेमाल कर कई लोगों की जान बचाई। मैंने एक प्योरीफायर बनाया, एन एंशिएंट एंड सिंपल प्योरीफायर बाय कॉटन एंड वाटर, और इनहेल एंड एक्सहेल एज यू डू। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने अभी तक इमारत को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया था, यानी इमारत में लोगों को रहने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद क्रिस्टल टावर में 58 परिवार रह रहे थे। 2016 में बीएमसी ने बिल्डर और वहां रहने वाले परिवारों को नोटिस जारी कर इमारत खाली करने के लिए कहा था, लेकिन नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी गई और अभी भी ये मामला अदालत में है। आग लगने की घटना के बाद अब क्रिस्टल टावर की बिजली और पानी की सप्लाई काटने का निर्देश दिया गया है। आज सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर से आई कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए और इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि आखिर भारत के ही एक राज्य में आज के दिन ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा आपने अभी देखा, श्रीनगर में ईद के दिन यानी आज के दिन भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई, भारतीय सेना के खिलाफ नारेबाजी हुई, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए, आईएसआईएस का झंडा लहराया गया और पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। आज के दिन यानी ईद के पवित्र मौके पर आज का दिन त्याग, बलिदान और कुर्बानी का दिन है। ईद उल जुहा के त्यौहार में त्याग का संकल्प भी शामिल होता है और आज का दिन भाईचारे और अमन की बात के लिए सबसे अच्छा था, सबसे शुभ था। लेकिन दुर्भाग्य से आज कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। गंगा जमनी तहजीब वाली भाषा आतंकवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोग भाईचारा, एकता, देशभक्ति और जय हिंद जैसे शब्द सुनकर भड़क जाते हैं। ये लोग ना तो इस्लाम की इज्जत करते हैं,
और ना ही इन्हें ईद का कोई लिहाज है। आप खुद देखिए कि ये लोग आज किस तरह ईद मना रहे थे। पाकिस्तान और उसके इशारों पर काम करने वाले ये आतंकवादी खुद को मुस्लिम अधिकारों का चैंपियन बताते हैं। कम से कम आज के दिन तो वो ये कोशिश करते कि कश्मीर के मुसलमान अमन और भाईचारे के साथ बकरीद का त्यौहार मना पाएं, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर आतंकवादी और ये अलगाववादी एक्सपोज हो गए। ईद का त्यौहार इन सारे लोगों ने आज श्रीनगर में कैसे मनाया, उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ईद का त्यौहार मनाया गया ISIS के झंडे के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ, भारत के खिलाफ नारेबाजी के साथ और पत्थरबाजी के साथ। मुस्लिम समुदाय के लिए आज का दिन बहुत पवित्र होता है। आज का दिन उनकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आता है, लेकिन आज ही आतंकवादियों ने कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के ही 3 लोगों को गोली मार दी। आज पूरी दुनिया में बकरीद की खुशियां मनाई गई, लेकिन कश्मीर में मातम है और उसकी वजह है पाकिस्तान और उसकी आतंकवादी सोच। कुछ ऐसे अलगाववादी नेता हैं जो ये कहते हैं कि भारत के लोग कश्मीरियों को अपना नहीं मानते, लेकिन जब भी कोई कश्मीरी नेता देश की एकता की बात करता है, भारत की बात करता है, तो यही अलगाववादी और कट्टरपंथी लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ वहां उनका इंतजार कर रही थी और उनके आते ही उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को दिल्ली में भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए थे और यही उन्हें बहुत महंगा पड़ा। जरा सोचिए कि ये कट्टरपंथी लोग भारत की जमीन पर रहकर भारत से ही कितनी नफरत करते हैं। फारूक अब्दुल्ला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो जम्मू कश्मीर की जनता के वोट हासिल करने के बाद 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। वो शेर कश्मीर कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला के पुत्र हैं। वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इस समय श्रीनगर से सांसद हैं, लेकिन इन कट्टरपंथियों ने फारूक अब्दुल्ला का सिर्फ इसलिए अपमान किया क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। अब आप खुद ये देखिए कि सोमवार को फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में क्या कहा था और आज उस बयान पर जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा हंगामा हुआ। भारतवासियों, अगर अटल को याद रखना है तो उस देश को बनाओ जिसमें प्रेम इतना हो कि दुनिया झुकने आ जाए इस देश के सामने कि ये देश है जो प्रेम बांटता है। उस प्रेम को बांटिए, वही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो होगी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए होगी। मुबारक है इस धरती को जिसने अटल को पैदा किया, और मैं खुशी से कहता हूं मुझे भी उसने एक वक्त दिया कि मैं भी इस आदमी को समझ सका, और अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि मरते दम तक जब तक जिंदा हूं उन्हीं के रास्ते पे चल के इस देश को इतना मजबूत बनाऊं कि कोई इस देश को हिला नहीं सकता। मेरे साथ एक नारा दीजिए और हाथ उठा के नारा दीजिए, भारत माता की। अरे भाई लोगों, ये तुम्हारी आवाज है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में जय हिंद कह दिया और ये सारे लोग कश्मीर में उनके दुश्मन बन गए। यहाँ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटना श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में हुई है। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ पर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की एक निशानी मौजूद है। यहाँ उनका एक बाल रखा गया है। इसीलिए ईद के मौके पर यहाँ पढ़ी जाने वाली नमाज का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, विरोध की आग में जल रहे कट्टरपंथियों और अलगाववादियों ने किस तरह लोगों को ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ने दी। नमाज के दौरान भी कितनी धक्का मुक्की हुई और फारूक अब्दुल्ला का कितना ज़बरदस्त विरोध किया गया। और ये सब इसलिए क्योंकि दिल्ली में फारूक अब्दुल्ला ने भारत के पक्ष में नारे लगा दिए, जय हिंद का नारा लगा दिया, भारत माता की जय कह दिया। और ये बात इन लोगों को स्वीकार्य नहीं है। आज हम भारत की सुरक्षा एजेंसियों से और भारत की सरकार से एक बार फिर ये बात कहना चाहते हैं कि कश्मीर में इस्लाम की कट्टरपंथी वहाबी विचारधारा की जड़ें लगातार मजबूत हो रही हैं, कमज़ोर नहीं हो रही, मजबूत होती जा रही हैं। आज फारूक अब्दुल्ला का विरोध कर रही भीड़ ने कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए, खुलेआम नारे लगाए और इसके साथ साथ आतंकवादी जाकिर मूसा के नाम पर भी उन्होंने नारे लगाए और ये नारे भी खुलेआम लगाए गए। जाकिर मूसा जम्मू कश्मीर में अलकायदा के तहत काम करने वाली अंसार गज़वात उल हिंद का संस्थापक और प्रमुख है। क्या आपको पता है कि गज़वात उल हिंद का मतलब क्या होता है? गज़वात गाजी शब्द से बना है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक गाजी का मतलब होता है इस्लाम की आस्था के लिए लड़ने वाले योद्धा। इस्लाम की आस्था के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसे गज़वा कहा जाता है। यानी गज़वात उल हिंद का मतलब हुआ भारत के खिलाफ युद्ध। अक्सर लोग किसी खबर को सिर्फ एक घटना मानकर उसे एक सीमित दायरे में मान लेते हैं, एक दायरे में सीमित कर देते हैं। लेकिन हम किसी भी खबर को सिर्फ घटना नहीं मानते, हम पूरी गहराई में जाकर हर खबर का एक डीएनए टेस्ट करते हैं और इसके लिए गहरे रिसर्च की जरूरत होती है। अब सोचिए कि कश्मीर में जाकिर मूसा के नाम के नारे लगना भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितना चिंताजनक है। यह कोई मामूली नारा नहीं है। गज़वात उल हिंद या गज़वाए हिंद पाकिस्तान के आतंकवादियों और वहाबी इस्लाम को ऊर्जा देने वाली एक विचारधारा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में इस्लाम के विद्वान, मौलाना और उलेमा पूरे जोर शोर से गज़वाए हिंद की विचारधारा का प्रचार करते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे उलेमा पाकिस्तान की जनता से ये कहते हैं कि एक दिन गज़वाए हिंद होगा, यानी एक दिन हिंदुस्तान से अंतिम युद्ध होगा, आखिरी युद्ध होगा और ये वो लड़ाई होगी जिसमें भारत हार जाएगा और पाकिस्तान की जीत होगी। ये लोग अपनी जनता को ये कहकर भड़काते हैं कि भारत पर हमला करने में पाकिस्तान के जो लोग मारे जाएंगे, इस युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग जीत जाएंगे वो भारत पर कब्जा करके भारत पर शासन करेंगे। पाकिस्तान में गज़वाए हिंद की ये विचारधारा भारत की बर्बादी की साजिश है और इसीलिए हमने ये सारे बयान आज के दिन आपको सुनवाए हैं। कश्मीर में जिस तरह इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे खुलेआम लहराए जाते हैं, ये इसी गज़वाए हिंद की विचारधारा का नतीजा है। और आज बकरीद के मुबारक मौके पर भी पत्थरबाजों और उपद्रवियों ने श्रीनगर और अनंतनाग में पत्थरबाजी की। इस तरह की हरकतें इस्लाम के शांति और भाईचारे के आदर्शों और उसूलों के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन पाकिस्तान और इसके आतंकवादियों का इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। शायद वो शांति, भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की बात कभी नहीं समझ पाएंगे। आतंकवादियों की क्रूरता देखिए। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 3 हत्याएं की और ये विडंबना भी देखिए कि ये तीनों ही लोग मुसलमान थे। इससे एक बात फिर से ये साबित हो जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि आतंकवादी धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज बकरीद थी और त्योहार के दिन 3 परिवार गम और मातम में डूब गए। आज शाम के वक्त पुलवामा में आतंकवादियों ने एक और पुलिसकर्मी मोहम्मद याकूब शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ही एक बीजेपी कार्यकर्ता शब्बीर अहमद की भी गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कश्मीर में आतंकवादियों की आंखों में देशभक्त मुसलमान कांटे की तरह चुभते हैं।
चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, कश्मीर की सुरक्षा के लिए काम करने वाले पुलिसकर्मी हो या फिर लोकतंत्र में भरोसा करने वाले किसी पार्टी के कार्यकर्ता। हर देशभक्त आज कश्मीर में आतंकवादियों के निशाने पर है। ये आतंकवादियों की बौखलाहट है क्योंकि उन्हें अपनी हार अपने सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। अरे भाई लोगों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत के सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की, भारत माता की। अपने भाषण के अंत में उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लेकिन देशभक्ति के ये नारे कश्मीर के कट्टरपंथी बर्दाश्त नहीं कर पाए। यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला जब हजरत बल दरगाह में ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उससे पहले ही वहां उनका जमकर विरोध हुआ। हुजूर, मैंने उसी वक्त नहीं कहा, मैंने उससे पहले भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तालकोटोरा में वहां भी कहा। मैंने बम्बई अभी जब हम लोगों का एक अवार्ड सेरेमनी थी उदयपुर में वहां भी कहा। तब क्यों नहीं शोर हुआ, आज क्यों शोर हुआ? इन्हें कोई ना कोई इनके पीछे तो है जो उंगल मार रहा, समझता है इससे फारूक अब्दुल्ला कमजोर हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला कमजोर होने वाला नहीं है। आज ईद उल अजहा के मौके पर भी आतंकवादियों की ढाल और कवच का काम करने वाले पत्थरबाज शांत नहीं बैठे। आज भी उन्होंने कश्मीर के कई क्षेत्रों में उपद्रव फैलाने की कोशिश की। अनंतनाग में एक जिला अस्पताल के सामने खूब पत्थरबाजी और हंगामा हुआ, इस बात की परवाह किए बगैर कि इससे कई लोगों को तकलीफ हो रही थी। आज पूरे दिन आतंकवादियों और उनके समर्थकों ने कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई। श्रीनगर में ईदगाह में भी पत्थरबाजों ने खूब हल्ला हंगामा किया और उपद्रव फैलाने की पूरी कोशिश भी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ही पत्थरबाजों ने इस्लामिक स्टेट के काले झंडे लहराए। कुछ उपद्रवियों ने अपने हाथों में जाकिर मूसा के झंडे लिए थे। वो बैनर्स के जरिए खुद को आतंकवादी जाकिर मूसा की सेना बता रहे थे। आतंकवादी देश पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले कुछ पत्थरबाज पाकिस्तान के झंडे भी दिखा रहे थे। शायद पाकिस्तान के लाडले कारगिल की पराजय को बहुत जल्दी भूल गए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में भारत के दुश्मनों को कारगिल की हार की याद दिलाई थी। मुझे याद आता है जब कारगिल की लड़ाई हुई और वह कारगिल तशरीफ लाए, जैसे प्रधानमंत्री भी आजकल देखते होंगे एसपीजी कैसे इनको रोकने की कोशिश करना चाहते हैं और ये उनसे लड़ते भी होंगे कई दफा। उसी तरह अटल जी भी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने
इसके पीछे नहीं छुपना है। मैंने बिल्कुल यहाँ मैदान में खड़े होकर सबसे बात करनी है। एसपी जी और ये सारे घबरा गए, गोले चल रहे थे और सबको कहा, फौज के अफसर, आपने वो तस्वीर भी देखी होगी थोड़ी इस पे, उससे ज्यादा मजमत कहने लगे, भारत को कोई गिरा नहीं सकता, वो ताकत अभी तक पैदा नहीं हुई जो हमें हिला सकती है। और हंसते हुए, हाथ उठाते हुए उन पहाड़ों की तरफ ये कहने लगे, तुमने जो गलती की है पछताओगे। बकरीद के दिन ही आज कुलगाम में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी फैयाज अहमद शाह की भी गोली मारकर हत्या कर दी। उनके परिवार को त्योहार के दिन अपने बेटे को खोने का बड़ा दर्द झेलना पड़ रहा है। पूरे सम्मान के साथ शहीद फैयाज अहमद शाह को आखिरी विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ही आज आतंकवादियों ने बीजेपी के कार्यकर्ता शब्बीर अहमद भट्ट का अपहरण कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। आज जब लोग त्योहार की खुशी मना रहे थे, शब्बीर अहमद भट्ट के घर पर उनके मौत का मातम मनाया जा रहा था। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शब्बीर अहमद भट्ट को श्रद्धांजलि दी। हमारे कुरान में ये नहीं लिखा है कि किसी का कत्लेआम करो, किसी का खूनी बहक जो है वो करो। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि क्या उसने गुनाह किया था? क्या वो लोगों की खिदमत कर रहा था इसलिए उसको मार दिया गया? उसके मन में एक सपना था, मैं कश्मीर को एक खुशहाल कश्मीर देखना चाहता हूँ, मैं कश्मीर को एक राष्ट्रवादी लोगों का कश्मीर देखना चाहता हूँ। पिछली ईद के दिन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब की हत्या की थी, आज शब्बीर अहमद भट्ट की हत्या हुई है। एक बात तय हो गई है कि पाकिस्तान इस्लाम का, मुसलमानों का और कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कश्मीर के इन हालात का असर दिल्ली की राजनीति पर भी है। आप शॉल दे आए, साड़ी ले आए, कौन सी डिप्लोमेसी थी आपकी कि कश्मीर में आज ईद के दिन पत्थरबाजी हो रही है? इसका जवाब मोदी जी को बोलना चाहिए कि आप वहां गिफ्ट दे के आए थे, क्या ये रिटर्न गिफ्ट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपील की थी कि भारत की नीति गले लगाना है, लेकिन शायद कश्मीर में आतंकवादियों को प्रेम की ये भाषा समझ में नहीं आ रही है। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक सब इंस्पेक्टर, पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ डार की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या हो चुकी है और ये बहुत ही चिंताजनक बात है, खास तौर पर आज के दिन जबकि ईद का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। आज कश्मीर की मस्जिदों में जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील भी की गई कि ये सभी लोग संविधान के अनुच्छेद 35A की सुनवाई का विरोध करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और संवैधानिक मामलों का मजहबीकरण किया जा रहा है। इस समस्या का मूल कारण सांप्रदायिकता है और एक बार फिर ये बात साबित हो रही है, ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है। और अब हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ये कोई राजनीतिक खबर नहीं है, ये कोई मजहबी खबर नहीं है, ये खुलासा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत के बारे में है। क्योंकि राजनीति तो आप तब करेंगे जब आप जिंदा बचेंगे, मजहब के बारे में तब सोचेंगे जब आप जिंदा बचेंगे। और आज ये खबर देखकर आप हरी सब्जियां खाने से पहले अब 1000 बार सोचेंगे। अब से पहले आप सोचते होंगे कि हरी सब्जियां खाने से आपकी सेहत अच्छी होगी, हरी सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन इसके बाद नहीं। और आपकी इन सब्जियों को खरीदने की हिम्मत भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद शायद कभी नहीं होगी। अगर आप दिल्ली और आसपास के शहरों में रहते हैं और
यमुना नदी के किनारे पर उगाई जाने वाली सब्जियां खा रहे हैं तो आप सीधे सीधे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को गले लगा रहे हैं। आपकी रसोई में सब्जियां नहीं, कैंसर पक रहा है। आपको याद होगा पिछले महीने डीएनए में हमने दिल्ली में यमुना के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर एक रिपोर्ट की थी, आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी। हमने आपको तब ये भी बताया था कि कैसे यमुना नदी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, जिसका पानी सिर्फ 3 फीट की गहराई पर ही काला हो जाता है, क्योंकि यमुना के अंदर गंदे नालों और फैक्ट्रियों की गंदगी और खतरनाक केमिकल बह रहे हैं। बारिश के बाद जब यमुना में बाढ़ आती है तो यही गंदगी यमुना नदी के दोनों किनारों पर जम जाती है और फिर इसी गंदगी में खेती होती है, सब्जियां उगाई जाती हैं इसी गंदे पानी में, और इसी गंदगी के बीच ये सारी सब्जियां उगती हैं जिन्हें आप खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और फिर इन्हें खाते हैं, ये सोचकर कि ये सब्जियां आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। इस गंदी और प्रदूषित मिट्टी में तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं और लोग उन्हें ताज़ी सब्जियां समझकर खरीद लेते हैं, लेकिन जिस पानी को आप पी नहीं सकते उसमें उगी हुई सब्जियां आप खा कैसे सकते हैं। ये बात शायद सबको पता होगी कि यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जियां खाने लायक नहीं है, लेकिन इसका प्रमाण यानी सबूत आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने इन सारी सब्जियों का और इस मिट्टी का एक वैज्ञानिक परीक्षण करवाया जिसमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। हमने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक लेबोरेटरी में घिया, तोरी, भिंडी और मिर्ची का परीक्षण करवाया और साथ ही उस मिट्टी का परीक्षण भी करवाया जहां ये सब्जियां उगाई जाती हैं। उस परीक्षण की रिपोर्ट इस समय मेरे हाथ में है और इस परीक्षण में यह पता चला कि इन सब्जियों में लेड, कैडमियम, मर्करी और आर्सेनिक जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स हैं। लेकिन इन हैवी मेटल्स की मात्रा तय कैसे होगी, यानी ये कैसे पता चलेगा कि सब्जियों में कितना लेड होना चाहिए, कितना कैडमियम होना चाहिए, मर्करी या आर्सेनिक कितना होना चाहिए। और इसके लिए हमने FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों की जांच की। इस संस्था ने खाने पीने के सामान में हैवी मेटल्स की मौजूदगी के मानक तय किए हुए हैं और पूरे देश में इन्हीं मानकों के आधार पर सामान बेचा जाता है और उगाया जाता है। इस संस्था के मुताबिक सब्जियों में लेड की मात्रा 0.1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, यानी बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने जिन सब्जियों का टेस्ट करवाया उनमें लेड की मात्रा 19.34 ppm से लेकर 28.06 ppm तक निकली। यानी सामान्य तौर पर सब्जियों में जितना लेड होना चाहिए उसके मुकाबले यमुना के किनारे उगाई गई सब्जियों में लेड की मात्रा 280 गुना ज्यादा है। इसी तरह सब्जियों में कैडमियम की मात्रा 0.1 से 0.2 ppm होनी चाहिए, लेकिन यमुना किनारे उगने वाली सब्जियों में कैडमियम की मात्रा 2.30 ppm से लेकर 3.42 ppm है, यानी 34 गुना ज्यादा। इन सब्जियों में आर्सेनिक की मात्रा भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन गाइडलाइंस में सब्जियों में आर्सेनिक की मात्रा का मानक था ही नहीं। और हम बड़े हैरान हुए इस बात को लेकर जब हमने टेस्ट में और मानकों में यह देखा कि आर्सेनिक के बारे में इसमें जिक्र क्यों नहीं है। और जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि FSSAI ने कभी यह सोचा ही नहीं था कि सब्जियों में आर्सेनिक भी मिल सकता है, और इसीलिए उन्होंने अपने मानकों में आर्सेनिक को शामिल किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि सब्जियों में कभी आर्सेनिक होगा। लेकिन यह कलयुग है, अब सब्जियों में भी आर्सेनिक आ चुका है और कितना है हम आपको बताएंगे। हमारी जांच रिपोर्ट में सब्जियों में 209 ppm से लेकर 318 ppm तक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई। अब आप सोचिए, जिस आर्सेनिक के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह सब्जियों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो आर्सेनिक 300 गुना ज्यादा मात्रा में पाया गया। इसी तरह से सब्जियों में 1.0 ppm से ज्यादा मर्करी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब्जियों में 105 से लेकर 139 ppm तक मर्करी पाया गया। इस वक्त मेरे हाथ में वो सारी रिपोर्ट्स हैं जिनका जिक्र अभी अभी मैंने आपके सामने किया, और मैं इन रिपोर्ट्स को आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये वो रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। यहां
इसमें कस्टमर नेम जी न्यूज़ लिमिटेड लिखा है क्योंकि हम ही ने ये रिपोर्ट करवाई है, ये बनवाई है। मटेरियल टेस्टेड में अगर आप देखें, सॉयल यानी वो मिट्टी जहां सब्जी उगाई जा रही है, घिया, तोरी, भिंडी और लाल मिर्ची। सैंपलिंग पॉइंट है यमुना खादर अक्षरधाम पॉइंट। ये दिल्ली का बहुत मशहूर पॉइंट है, यमुना नदी के किनारे। अब जब आप यहां देखेंगे मटेरियल टेस्टेड, ये सॉइल का सैंपल है जो इस समय आपके सामने है। इसी तरह जब हमने घिया को टेस्ट किया तो घिया में लेड की जो मात्रा है वो 28.06 पाई गई है, जबकि मानक जो बताया गया है वो है 0.1 ppm। इसी तरह मरकरी देखिए 139.90 जबकि होना चाहिए 1। आर्सेनिक 318 जबकि होना चाहिए 0। इसी तरह हमने इसके बाद तोरी का सैंपल लिया। तोरी की सब्जी आप हरी सब्जी समझकर बहुत खाते होंगे। लेड की मात्रा है 26.33 जबकि 0.1 होनी चाहिए। कैडमियम की मात्रा है 3.14 जबकि होनी चाहिए 0.2। मरकरी की मात्रा 128 जबकि होनी चाहिए 1 और आर्सेनिक 209 जबकि आर्सेनिक होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह भिंडी का सैंपल, लेड की मात्रा 27, मरकरी की मात्रा 118, आर्सेनिक की मात्रा 298 जबकि यह मात्रा 0 होनी चाहिए थी। यहां तक कि जो लाल मिर्च आप खाते हैं, लाल मिर्च के सैंपल में भी लेड की मात्रा 19.34 पाई गई, मरकरी 105 और आर्सेनिक 228 ppm पाया गया जबकि आर्सेनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इन हेवी मेटल से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि कई सौ गुना ज्यादा हेवी मेटल्स इन सब्जियों में आप खा रहे हैं, जितना आपको खाना चाहिए उससे कई सौ गुना ज्यादा। डॉक्टरों के मुताबिक लेड, कैडमियम और आर्सेनिक जैसे तत्वों से लोगों को अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा हमने शुरुआत में कहा कि जब आप इन सब्जियों को खरीद कर ले जाते हैं तो आपकी रसोई में सब्जियां नहीं, कैंसर पक रहा होता है। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा बड़ी संख्या में लोगों को आजकल कैंसर हो रहा है। जो लोग बड़े स्वस्थ माने जाते थे, जो शराब नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते, कैंसर हो रहा है और लोग बड़े हैरान होते हैं कि कैंसर ऐसे व्यक्ति को कैसे हो सकता है। अब आपको समझ में आया कि अगर आप वर्षों तक ऐसी सब्जियां खाएंगे तो कैंसर आपको घर बैठे मुफ्त में होगा। इससे कैंसर के अलावा आपकी किडनी खराब हो सकती है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। इस बीमारी में शरीर को इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देने वाले सेल्स बनने कम हो जाते हैं और इनकी संख्या कम होते ही आपको अपने आप कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में जन्म के साथ ही विकृतियां हो सकती हैं। इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने 1 महीने की कड़ी मेहनत की। ये रिपोर्ट रातों रात तैयार नहीं हुई, जल्दबाजी में तैयार नहीं हुई। हमने 1 महीने का समय लिया और हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि आपको सब्जियां खानी चाहिए या नहीं, और आप विषैली सब्जियों को पहचानेंगे कैसे, ये सवाल भी आपके दिमाग में आएगा। ये कहानी सिर्फ दिल्ली और आसपास के शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर शहर का यही हाल है, क्योंकि देश की कोई भी नदी अब प्रदूषण से मुक्त नहीं है। देश की ज़्यादातर नदियों की हालत यमुना नदी के जैसी ही है। इसलिए सब्जियां कहीं भी उगाई जाएं, उनमें प्रदूषण की मात्रा और हैवी मेटल्स की मात्रा लगभग बराबर पाई जाएगी। लेकिन इस बार हमने यमुना नदी के किनारे जो सब्जियां उगाई गई हैं उनका टेस्ट करवाया है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर सोचिए कि इसके बाद आप हरी सब्जियां खाने की हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं। अरे 10 रुपए अरे क्या भाव दे रहा भैया? 10 रुपए सही लगा ले। नहीं 10 रुपए नहीं मंदी लगा ले। 10 रुपए 5 किलो लगा लो। 70 रुपए दे रहे मोरे 70 रुपए भाई। 10 रुपए गड्डी 10 रुपए गड्डी छोटी लोचा बड्डी भाई 10 रुपए गड्डी। ताजी भिंडी देख लो, ताजी भिंडी है भाई ताजी 170 रुपए 5 गाड़ी।
पिछले महीने हमने आपको प्रदूषित यमुना की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे सिर्फ 3 फीट की गहराई में ये यमुना एक काले नाले में बदल जाती है। इसकी वजह थी वो गंदगी जो बाद में यमुना के दोनों किनारों पर जम जाती है और फिर इसी गंदगी में होती है खेती। लेकिन इस गंदी मिट्टी में उगाई गई सब्जियां खाने लायक होती हैं। इस सब्जियों को हम जो खाते हैं तो एक तरीके से वो पैथोजेनिक सब्जियां हैं। कैंसर की बीमारियां हम बहुत सारे ऐसी ही सब्जियों के उगने के कारण हम देखते भी हैं, क्योंकि वो जो भी पानी खींचते हैं एक तरीके से वो केमिकल वाटर होता है आपका, और आपके शरीर में उतना ही केमिकल जाता है जो ऑब्वियसली हमारे लिए हानिकारक है। हमने ये सोचा कि क्यों ना इन सब्जियों की हकीकत आपके सामने लाई जाए और जिस मिट्टी में ये सब्जियां उगाई जा रही हैं उसे भी टेस्ट किया जाए। हमने इन सब्जियों और इस मिट्टी का टेस्ट करवाने का फैसला किया। इस यमुना की जलधारा के ठीक बगल में हम उन खेतों में मौजूद हैं जहां लगातार खेती होती है, फसलें उगाई जाती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं। आज उनके सैंपल्स भी हम लेंगे और इस रियलिटी चेक पार्ट 3 के इस रियलिटी चेक में आप तक जो कहानी पहुंचाने का हमारा मकसद है वो ये है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी आंखों के सामने हो। उन सब्जियों को यहाँ से लेके हम लैब तक पहुँचेंगे। जितनी सब्जियाँ यहाँ उगाते हो ये कहाँ जाती हैं सब्जियाँ? कौन कौन सी मंडियों में जाती हैं? दिल्ली मंडी है जी, गाजीपुर मंडी है, शकरपुर है, और ज़्यादा ये सब्जी यहीं ले आते हैं। त्रिलोकपुरी हुआ, कल्याणपुरी हुआ, और क्या कहते हैं इधर भी जाता है, सारे एरिया में मान जाता है। मतलब कि ये जो सब्जी तुम यहाँ यमुना के किनारे उगाते हो दिल्ली NCR में हर जगह जाती है? हर जगह जाती है, सब लोग खाते हैं। सब लोग खाते हैं। और कितने सालों से सप्लाई कर रहे हो? ये तो 10 साल हो गए सब। इन खेतों से हमने जो सब्जियां टेस्ट कराने के लिए सैंपल के तौर पर उठाई उनमें भिंडी, तोरी, घिया और मिर्च शामिल थी। इन सभी सैंपल्स के साथ हम एक टेस्ट लैब में पहुंचे। यह नोएडा की अथर्वा लैब है जो सरकार से मान्यता प्राप्त लैब है। इसके बाद इन सब्जियों और मिट्टी की टेस्टिंग शुरू हुई और यह बताया गया कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। सैंपलिंग के 8 दिनों के बाद अब नतीजों की बारी थी और यकीन मानिए जो रिपोर्ट आई उसे देखने के बाद इस टेस्ट लैब के पूरे स्टाफ ने बाजार से सब्जी खरीदनी ही बंद कर दी, क्योंकि नतीजे डराने वाले थे। जो सब्जी और जो मिट्टी हम लोगों ने अलग अलग जगहों से उठाई थी उस पे किस तरह के टेस्ट अथर्वा लैब में किए गए? कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए, उनमें से जो है हैवी मेटल्स के कुछ टेस्ट किए और कुछ टेस्ट हम लोगों ने किए जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट थे, और उनके परिणाम जो हैं काफ़ी चौंका देने वाले हैं। हम लोगों ने इनमें जो बेसिक हैवी मेटल्स जो चेक किए उनमें से 4 हैवी मेटल्स ऐसे मिले हमें जो कि अगर हम FSSAI की गाइडलाइंस को देखेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में होने चाहिए। निर्धारित जो लिमिट है उससे बहुत बहुत ज़्यादा है। कितना गुना कैसे? तकरीबन 10 से कहीं कहीं पर 30 गुना तक है। इसमें लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स जो हैं वो बहुत मात्रा में है। एक तरफ डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि हम लोग को ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स खाने से हमारी सेहत सुधरती है, बट अगर इन परिणामों को मैं देखता हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से सेहत सुधर रही है या हमारी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। टेस्ट रिपोर्ट से यह साफ था कि इस जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां नहीं बल्कि जहर था जो सीधे सीधे आपकी थाली में पहुंच रहा था। रूह कपा देने वाली इन रिपोर्ट्स को देखकर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इन सब्जियों का सच यही है। हमें यह तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी कि इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या है और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, 2 चीज़ों पे बात होती है। फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा हो गई या सरफेस पे इंसेक्टिसाइड है। मैं कहता हूँ उसको भी निकालना आसान है। सब्जियों का अच्छी क्लीनिंग हो जाए, छिलका उतार दे तो इंसेक्टिसाइड सरफेस से निकल जाएगा। इनका क्या करेंगे? सब्जियों के एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है।
किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पुराने ज़माने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। ऐसे डरावने नतीजों के बाद अब एक बार फिर उन किसानों के बीच जाना जरूरी था जो ये सब्जी उगाते हैं। हम यमुना किनारों के उन इलाकों में पहुंचे जहां से ये सब्जियां दिल्ली के अलग अलग बाजारों और मंडियों तक पहुंचती हैं। अब हम दोबारा पहुंचे हैं उस मंडी में जहां ये सब्जियां खेतों से निकाल के और बेची जाती हैं। लोग वहां पहुंचते हैं, तमाम खुदरा जो दुकानदार हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से सब्जियाँ खरीद के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेचने के लिए जाते हैं। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये तमाम लोग यहाँ सब्जी लेने आ रहे हैं। अच्छा, किसान यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर खुदरा खरीदने वाले जो दुकानदार हैं सर, दुकानदार खुदरा सब्जी बेचने वाले, हाँ, वो लेके जाते हैं यहाँ। ये कितनी है? ये अब अपने आपके खेतों की है सारी? ये हमारे खेत की है, 50 किलो है। 50 किलो जी। क्या रेट दे रहे हो? 170 रुपए की 5 किलो। तो एकदम ताज़ी है ये, सुबह की ताज़ी है, अभी टूटी है, अभी टूट के आई है ताज़ी। ये तो सब्जी उगाने वाले किसानों की बात थी, लेकिन उन लोगों से भी बात करनी जरूरी थी जो हरी हरी सब्जी देखकर इन्हें ताजा समझकर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो सब्जी नहीं बल्कि जहर खरीद रहे हैं। हमारे साथ अभी सब्जी खरीद रहे थे राजेश कुमार, लखनऊ के रहने वाले। तो मैंने इनको देखा और जिस जगह से सब्जी इन्होंने खरीदी, दरअसल वो वही खुदरा दुकानदार है जिसने यमुना के किनारे से आज सुबह सब्जी उठाई है। वहाँ से पूरी सब्जी, वो मूली उसने वहाँ से ली है, वहाँ से उसने भिंडी एक साथ थोक में खरीदी है और अब इसी मार्केट में उसने अपनी दुकान लगाई है। आपको क्या ये बात मालूम है कि ये जो मूली और ये भिंडी जो आपने उस दुकान से ली है वो कहाँ से आई है? कौन सी जगह की है ये? कहाँ की है वो? नॉर्मली हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ये लोग आसपास की मंडियों से या फिर यमुना के किनारे से कहीं से लेके आते हैं सब्जियाँ। तो मुझे मतलब इसका इतना पता नहीं है कि कहाँ से है, लेकिन हम लोग फ्रेश देख के लेते हैं कि यहाँ पे सुबह सुबह हमें फ्रेश सब्जी मिल जाए, ताज़ी मिल जाए सब्जी। ताज़ी के लिए यहाँ? हाँ बिल्कुल। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ पे लगभग 7-8 सालों से आ रहे हैं, जब से ये मार्केट वीकली मार्केट लगती है। यहीं से सब्जी ले जाते हैं? हाँ जी। एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने दरअसल 2 सब्जियाँ ली हैं, मैं आपको भिंडी की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जो भिंडी आपने खरीदी है ये यमुना के उसी स्ट्रेच की सब्जी की रिपोर्ट है। ज़रा देखिए एक बार। लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक, ये चारों हैवी मेटल हैं। इतना शायद आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा हो तो आपको मालूम है। इसमें जो लेवल है ppm, आर्सेनिक है इसमें, इस भिंडी में 298.60, मरकरी है 118.73, कैडमियम है 3.40 और लेड है 27.17। ये तो टेस्ट की रिपोर्ट है और हमने साथ साथ FSSAI का गाइडलाइंस भी रखा है जो भारत सरकार ने अलग अलग चीज़ों के लिए रखी हैं कि कितना ये हैवी मेटल्स कितने होने चाहिए, उनकी परमिसिबल लिमिट क्या है। जैसे अब लेड देख लीजिए, पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट, ppm उसी को बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट 0.5 होना चाहिए। ये सब हैवी मेटल्स 0.5, 0.2, 0.1 इसी के रेफरेंस लेवल में होते हैं और उससे तकरीबन आप ये लगा लीजिए 30-30, 40-40 गुना या उससे भी ज़्यादा इसमें है। ये रिपोर्ट देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग जहर खा रहे हैं। ये सब्जी नहीं है। नहीं, ये तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। शहरों में, महानगरों में रहने वाले नौकरी पेशा कामकाजी लोग, उनकी एक बड़ी खुशी कहाँ छुपी होती है? उनकी एक बड़ी खुशी छुपी होती है 1 तारीख के मोबाइल के उस मैसेज टोन में। जैसे ही 1 तारीख को मोबाइल पर वो मैसेज आता है और आप मैसेज खोल के देखते हैं, मुस्कुराते हैं और परिवार वाले आपसे पूछते हैं सैलरी आ गई क्या? और आप भी बड़ी मुस्कुराहट और खुशी के साथ उनको जवाब देते हैं हाँ आ गई। लेकिन उस मैसेज टोन के पीछे जो खतरे की घंटी लगातार बज रही है उसको आप नहीं सुन पा रहे हैं और अब मुश्किल आपके लिए शुरू हो चुकी है। इसलिए अब आपके लिए तय करना ज़रूरी है कि आखिरकार आगे करना क्या है, क्योंकि अब आप इस रिपोर्ट के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आप इस खतरे के कितने करीब हैं या फिर ये खतरा आपके कितने करीब पहुंच चुका है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली।
वैसे तो हर खबर में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको समस्या के साथ साथ उसका हल भी बताएं, उसका समाधान भी बताएं, लेकिन यकीन मानिए आज की इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम भी निरुत्तर हैं। हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन जहरीली सब्जियों से बचने का तरीका क्या है, क्योंकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसी जहरीली सब्जियां सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में ही उग रही हों। हो सकता है कि ऐसी सब्जियां और भी बहुत सारे इलाकों में उग रही हों, क्योंकि देश में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कि पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी हैं, जिनका पानी एक गंदे नाले की तरह है, और जहां जहां ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं वहां आपको यही समस्या मिलेगी। आप में से बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे कि वो आज से सब्जियां खाना ही बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन क्या ये समस्या का हल है? वैसे अपनी रिपोर्ट के दौरान हमने जिन डॉक्टरों से बात की उनका भी यही कहना था कि वो अब अपने मरीजों को हरी सब्जियां खाने के लिए कैसे कहेंगे, शायद कभी नहीं कहेंगे। इस समस्या का हल नदियों को साफ करने में ही छिपा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में नदियों को एक गंदा नाला बनाकर छोड़ दिया गया है। इन नदियों में तमाम गंदगियों के अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ दिए जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के 71 वर्षों के बाद भी हमने अब तक ऐसा कोई सिस्टम तैयार नहीं किया है जिससे नदियों के पानी को साफ रखा जा सके, नदियों को स्वच्छ बनाया जा सके, जिससे भारत के लोगों को साफ पानी और शुद्ध भोजन का अधिकार मिल सके। और यकीन मानिए, आज़ादी के 71 साल के बाद भी आप ना तो साफ पानी पी सकते हैं और ना ही शुद्ध भोजन आपको कहीं भी मिलता है। हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लेकिन नदियों को साफ रखना किसी भी पार्टी या सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं होता, क्योंकि इसमें नेताओं को वोट बैंक नजर नहीं आता, और आप लोग भी तो इन मुद्दों पर कभी वोट नहीं डालते, आप भी दूसरे मुद्दों पर वोट डालते हैं। हमारे देश के संस्कारों में नदियों को पूजनीय माना गया है। नदियों के किनारे पूजा की जाती है। खुद को पवित्र करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए भी नदियों में स्नान किया जाता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी नदियां हमारे कर्मों की वजह से ही अब मर रही हैं, दूषित हो रही हैं। फिलहाल इस मामले में कम से कम यमुना किनारे की इस जहरीली मिट्टी में सब्जियां उगाने पर रोक लगनी ही चाहिए। हम चाहेंगे कि सरकार, जो लोग भी सरकार में बैठे हैं और अगर हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो यमुना के किनारे होने वाली इस खेती पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। जो किसान यमुना के किनारे सब्जियां उगा रहे हैं उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे किसान अवैध रूप से यमुना किनारे की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और जहरीली सब्जियां उगाकर आप सबको मौत बांट रहे हैं। ये भी एक तरह का अतिक्रमण है और एक तरह का अवैध कब्जा है। ये सारे लोग आपको मौत बांट रहे हैं और आप खुशी खुशी पैसा देकर इस मौत को खरीद रहे हैं। आपको सावधान होने की जरूरत है। और आपको यह भी बता दें कि असल में जब हमने इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, हमारी पहली खबर सब्जियों पर नहीं थी। हम यमुना किनारे गए थे ये देखने के लिए कि कैसे यमुना के आसपास अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, गैर कानूनी मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने यमुना में प्रदूषण देखा, फिर यमुना के प्रदूषण की जांच की, पानी की जांच की, और पता चला कि यमुना का पानी काला हो चुका है, गंदे नाले की तरह। फिर यह पता चला कि इस गंदे नाले में सब्जियां उगाई जा रही हैं, और फिर हम उन सब्जियों को लेकर एक लैब में गए, लैब में टेस्ट करवाया, और जो कुछ टेस्ट के नतीजे आए वो आज आपके सामने हैं। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। 1864 में आज ही के दिन 12 देशों ने पहले जेनेवा कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे। इसी के साथ रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। जेनेवा कन्वेंशन और रेड क्रॉस के तहत युद्ध के पीड़ितों और उससे प्रभावित होने वाले सैनिकों के प्रति मानवीयता के साथ पेश आने के नियम बनाए गए। इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड के सोशल एक्टिविस्ट हेनरी ड्यूनॉन्ट ने की थी, जिसके लिए उन्हें सन 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। आप में से ज्यादातर लोगों के घर में खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल जरूर होता होगा। आज के दिन का प्रेशर कुकर से गहरा रिश्ता है। सन 1647 में आज ही के दिन फ्रेंच मैथमेटिशियन डेनिस पेपिन का जन्म हुआ था। डेनिस पेपिन ने 1679 में एक ऐसे एयर टाइट कुकर का आविष्कार किया था जिसमें स्टीम प्रेशर का इस्तेमाल भोजन को पकाने के लिए किया जाता था। इस एयर टाइट कुकर का नाम स्टीम डाइजेस्टर था। इसमें भी आजकल इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर की ही तरह
भाप को बाहर निकालने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व लगाया गया था। डेनिस पेपिन ने भाप की ताकत से चलने वाली एक ऐसी नाव का आविष्कार भी किया था जिसे पैडल से भी चलाया जा सकता था और आगे चलकर 1698 में ब्रिटिश इंजीनियर थॉमस सेवरी ने डेनिस पेपिन के सिद्धांतों को आधार बनाकर दुनिया के पहले स्टीम पावर्ड इंजन का आविष्कार किया था। और वर्ष 2014 में आज ही के दिन कन्नड़ साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक U.R. अनंतमूर्ति का निधन हुआ था। उनकी रचनाओं का कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। साहित्य में अपने योगदान के लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और प्रदूषण अब सिर्फ हवा और पानी तक ही सीमित नहीं है। अब प्रदूषण आपके खाने पीने की चीजों में भी जहर बनकर प्रवेश कर चुका है। इसलिए खाद्य पदार्थों के जरिए होने वाले प्रदूषण से भी अब आपको सावधान रहना होगा। नमस्कार।